जीएस जुपिटर में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बुद्धकालीन प्रशासन पद्धति। हम लोगों ने देखा पिछले क्लास में बौद्ध धर्म के भौतिक जीवन की ओर। आज हम लोग पढ़ेंगे 5वीं और 6ठी शताब्दी शासन पद्धति क्या है, इनसे कैसे कैसे प्रश्न आप पूछे जा सकते हैं। इन तमाम चीजों के बारे में पढ़ेंगे। आप लोग वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें, तो बाद ही तो समझ में आएगा। तो प्रशासन पद्धति में पहला ये है कि कौशल और मगध बुद्ध काल में सबसे शक्तिशाली रहा। जो महाजनपद थे, ये जो नगर थे, कौशल और मगध। पहली बात तो ये जान लीजिए कि 5वीं और 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व, ये 500 और 600, 500 से 600 ईसी का जो काल है, ये बुद्ध के काल है। और ये द्वितीय नगरीकरण का काल है। ये नगरी सेकेंड अर्बनाइजेशन के का काल। पहला नगरीकरण कब हुआ था? हड़प्पा के समय। और ये द्वितीय नगरीकरण के काल में जब नगर है तो प्रशासन तो मजबूत होना चाहिए। प्रशासन पद्धति पहले तो ये आपने देखा वैदिक युग में किस तरह से थी प्रशासनिक पद्धति। धीरे 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 जब कृषि का अधिशेष हुआ, ज्यादा उत्पादन होने लगा, व्यापार वाणिज्य ज्यादा होने लगा, नगर बनने लगे, पद्धति जनसंख्या बढ़ने लगी। मध्य गंगा घाटी में नहीं, मध्य गंगा घाटी में आपका पूर्वी से लेकर के आपका बिहार का जो सेक्शन, इस क्षेत्र में द्वितीय का दौर होता है। इसी की प्रशासन पद्धति के बारे में हम लोग में जो कौशल था और ये मगध, दो सबसे शक्तिशाली नगर था महाजनपद। जातक कथा, जातक कथा आप लोगों ने पढ़ा है। भगवान बुद्ध की जो पूर्व जन्म की कथा है उसी को जातक कथा। जातक कथा किसका पाठ है? तो त्रिपिटक का जातक कथा कथा एक ग्रंथ, 500 से ऊपर कथाएं हैं बौद्ध धर्म के भगवान बुद्ध के जन्म की। ये जातक है कौन सा? जातक है आपके त्रिपिटक ग्रंथ में। 3 ग्रंथ आता है में, विनय पिटक, सूत्र पिटक और अभिधम पिटक। विनय, सूत्र और अभिधम, 3 ग्रंथ में किसका हिस्सा है? 3 ग्रंथ में किसका हिस्सा है? 3 ग्रंथ में ये सूत्र पिटक, सूत्र पिटक, सूत्र पिटक के खुदक निकाय का पूछा जाता है ये प्रश्न। सूत्र पिटक के तक निकाय का एक पूर्ण ग्रंथ है जिसमें बुद्ध के पूर्व जन्म की कथा है जातक। तो इसके अनुसार जो है जनता राजा को गद्दी से हटा दी थी, लेकिन राजा को गद्दी से हटाने की घटना अर्थात निष्कासन और राजा की निर्वाचित होने की घटना ये शायद ही नहीं। का मतलब कि निष्कासन राजा का नहीं होता था, राजतंत्र मजबूत हो चुका था। बौद्ध धर्म तक आते आते 6ठी शताब्दी इस ईस्वी तक आते आते जो है ये तो राजतंत्र था वो काफी ज्यादा पावरफुल हो गया था और आनुवांशिक हो गया। यानी राजा आनुवांशिक नहीं था, ऐसा जो है ये शायद ही घटना मिलती है। तो ऐसे समझिए कि राजा जो है धीरे धीरे, तो पिताजी हैं फिर बेटा होंगे राजा, इस राजतंत्र। बुद्ध काल में आप देखेंगे गणतंत्र भी देखें बाद में। तो इस समय जो अधिकारीगण था, कौन कौन अधिकारीगण के तहत राजा शासन करते थे साथ में मिलकर के, तो एक महामात्र हाई लेवल का अधिकारी था, उच्च लेवल का अधिकारी। और इसी महामात्र को कहीं कहीं आयुक्त कहा गया। आज आयुक्त का इंग्लिश का मतलब होता है ना, उस समय जो है महामात्र होते थे सबसे बड़ा अधिकारी। के बाद मंत्री, मंत्री, फिर सेनापति और भंडागारी। तो भंडागारी जो था राजकीय भंडार का अध्यक्ष। जैसे जैसे कृषि में सरप्लस होने लगा, ये होने लगा मध्य गंगा घाटी में। कृषि जब सरप्लस, सरप्लस में अधिक, जब सरप्लस होने लगा, व्यापार बढ़ने लगा धीरे धीरे, और शिल्प यानी कारीगरी, शिल्प यानी कारीगरी जब बढ़ा तो आर्थिक स्थिति मजबूत हुआ, टैक्स बढ़ने लगा राजा को।
ऐसे में जो है ना ये भंडागारी राजकीय भंडारकार का अध्यक्ष की जरूरत पड़ी। शासन पद्धति धीरे धीरे देखते हैं जटिल होने लगता है, मजबूत होने लगता है। तो में समाज में जो भी 4 वर्ण तो अभी भी था, जिसमें ब्राह्मण और ये जो क्षत्रिय था ये तो शासक ही था। तो ब्राह्मण को और क्षत्रियों को, क्षत्रिय कौन होते थे? तो व्यापारिक वर्ग का जो प्रधान होता था, व्यापारिक वर्ग या शिल्प वर्ग का, गिल्ड सिस्टम हम लोगों ने पढ़ा है। व्यापारिक वर्ग या जो शिल्पी थे, उसका जो हेड होता था, व्यापारिक वर्ग और जो शिल्पी थे, उसका जो हेड होता था उसी को सेट्ठी कहते थे। सेट्ठी संस्कृत में होता है श्रेष्ठी और पाली में होता है सेट्ठी। श्रेष्ठी कहिए सेट्ठी कहिए एक ही है। तो इसको जो है उपहार के रूप में क्या था? राजस्व ग्राम। अब राजस्व ग्राम का क्या काम है कि ये सिर्फ और सिर्फ राजस्व वसूली करेगा, शासन नहीं करेगा। शासन तो राजा ही करेगा। तो राजस्व ग्राम जो है गिफ्ट के रूप में मिलता था, है किसको? हमको व्यापार करने वाले जो मुख्य अधिकारी होते थे, व्यापारिक जो हेड होते थे, फील्ड का प्रधान होता था, स्पेशलाइजेशन का जो प्रधान होता था, उसी को सेट्ठी या श्रेष्ठी। ध्यान दीजिएगा ये उस समय चांदी के आहत सिक्के मौजूद थे। पहली बार चांदी का आहत सिक्का भगवान बुद्ध के समय में ही देखने को मिलता है, जिसको पंचमार्क सिक्का। इसके बावजूद भी गिफ्ट में क्या दिया जा रहा है? राजस्व ग्राम दिया जा रहा है। किसको? समाज में ब्राह्मण को और सेठियों को, श्रेष्ठियों को। सेठी कहिए श्रेष्ठी कहिए, व्यापारी का जो मैन होता था, हेड। अब देखिएगा ये वाला बड़ा इंपॉर्टेंट है कि बुद्ध काल में यहाँ से प्रश्न बनता है कि गांव का जो हेड होता था उसको क्या बोला जाता था? तो ग्रामणी, ग्रामिक, ग्राम भोजक, कोई भी तीन। इस तीन में से आपको ये याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है, ये हर जगह आपको मिलेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। और इसका काम क्या होता था ग्राम प्रधान का? ग्राम प्रधान को कहते क्या थे? ग्रामणी, ग्रामिक या ग्राम भोजक। इसका काम था कर निर्धारण और वसूली में सहायता करना। जो अधिकारी होते थे, कर निर्धारण और वसूली में सहायता सहायता प्रदान करना। और कई बार क्या होता था, पंचायती वगैरह करता था, कानून और व्यवस्था यानी लॉ एंड ऑर्डर में भी ये मदद करता था। ये किसका काम था? ग्राम प्रधान का। ग्राम प्रधान को क्या बोलते थे? ग्रामणी। अब दे देगा कि बुद्ध काल में गांव का जो मुखिया होता था उसको क्या कहा जाता था? तो वो ग्रामणी या ग्रामीण कहा जाता था, ग्राम भोजक कहा जाता था। तो याद रखें, का काम क्या था? टैक्स वसूली में जो अधिकारी थे उसकी मदद करना, और लॉ एंड ऑर्डर यानी कानून और व्यवस्था, शांति व्यवस्था स्थापित करने में भी ग्राम प्रधान थी। इसलिए इंपॉर्टेंट है, याद रखें। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अच्छा, ये सेना देखिए, जब इतनी बड़ी, तो महाजनपद बोले धीरे धीरे, महाजनपद के काल में आप देखेंगे धीरे धीरे महाजनपद क्या होता है? उत्तर वैदिक काल में समझने का प्रयास कीजिएगा कि पूर्व वैदिक काल में, पूर्व वैदिक काल में क्या था? पूर्व वैदिक काल में था छोटा सा जन, और इसका हेड होता था राजन। ये राजा जो होता था राजन, ये जन क्या होता था? एकदम छोटा सा एगो कबीला हुआ, एगो टुकड़ी हुआ, उसका जो हेड हो गया राजन, ये जन होता था। उत्तर वैदिक काल में आपने देखा कि बहुत सारा जन मिल करके क्या बन गया? जनपद। उत्तर वैदिक काल में यही जन मिल करके क्या बन गया? जनपद। ये जन था तो ये हो गया जनपद, और जनपद हो गया। और ये जो राजन था, ये राजन यानी राजा का पद जो है धीरे धीरे शक्तिशाली होने लगा था। बहुत सारा यज्ञ उज्ञ करवाने लगा था। नहीं, आप लोगों ने पढ़ा था जो है उसका घोड़ा जहां तक जाएगा उसका पूरा राज हो जाएगा। ये धीरे धीरे क्या करने लगेगा? तो कुछ जन करके जनपद कहना। अब उत्तर वैदिक काल की बात जो है आप लोग धीरे धीरे 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में जाते हैं, जिसमें जनपद, यही जनपद जो है क्या होता है? शक्तिशाली होने लगता है, और ज्यादा शक्तिशाली होने लगता है। क्यों? क्योंकि कृषि का उत्पादन हुआ, राजस्व, सेना रखने लगा, धीरे धीरे बढ़ा, और यही जनपद कहलाया महाजनपद। महाजनपद में भी धीरे धीरे जो है आपका कौशल, और आपने अभी देखा मगध के बारे में बता रहे हैं कि ये महाजनपद क्या होता है? काफी शक्तिशाली होने लगता है। हम लोग पढ़ चुके हैं वंश, शिशुनाग वंश,
नंदवंश पढ़ चुके हैं, ठीक है। और अब पढ़ेंगे हम लोग इसके बाद मौर्य वंश, है ना। तो सेना जो है जब इतना बड़ा क्षेत्र होने लगा तो सेना की तो जरूरत थी। वही सेना जो है और पैसा भी आने लगा तो उसको वेतन मिलने लगा। तो बड़ी संख्या में जो है बड़ी वेतनभोगी सेना रखने लगी थी। तो एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि नंदों की सेना और चंद्रगुप्त मौर्य की तुलना की जाती है। हालांकि हम लोग अभी मौर्य नहीं पढ़े हैं, लेकिन चूंकि नंद की बात आई, हम लोग मगध पढ़ चुके हैं उत्कर्ष उसका शुरुआती। नंद की सेना और चंद्रगुप्त मौर्य की सेना मेगास्थनीज के अनुसार, ध्यान दीजिएगा ये जो डेटा है मेगास्थनीज के अनुसार, तो किसकी बड़ी सेना थी। नंद की सेना घुड़सवार में 20,000, चंद्रगुप्त मौर्य की सेना में घुड़सवार 30,000। ये सब आपको याद नहीं रखना है, आप सिर्फ देखिए कि किस तरह से जो है सेना की आवश्यकता बढ़ी और कौन कौन सी सेना की प्रकार थी। तो एक जो है घोड़ा पे चल रहे हैं सेना, कोई हाथी पे चल रहे हैं। नंद की सेना 6,000 हाथी लेकर के चलते थे, चंद्रगुप्त मौर्य 9,000 हाथी लेके चलते थे। रथ जो पहिया लगा के चलता था घोड़ा, घोड़ा का घुड़सवार अलग था, खाली घोड़ा वाला। लेकिन रथ वाले जो थे 2,000 थे नंद की सेना में, और मेगास्थनीज कहते हैं इसके पास 8,000 थे। नंद के पास जो है 2 लाख पैदल सेना, चंद्रगुप्त मौर्य के पास 6 लाख पैदल सेना। तो हर जगह आप देख रहे हैं कि सेना जो है, चाहे घुड़सवार हो, हाथी हो, रथ हो, पैदल हो, तो चंद्रगुप्त मौर्य की सेना बड़ी थी अकॉर्डिंग टू द मेगास्थनीज के अनुसार। वो भी ध्यान देना है। मेगास्थनीज कौन था, तो ये सेल्यूकस निकेटर ने इसको भेजा था चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। इन्हें चंद्रगुप्त मौर्य के सेना के बारे में बताया। तो आप देख रहे हैं कि नंद की सेना लगभग 2.3 लाख, 2.25 लाख है, वहीं 6.5 लाख जो है आपका चंद्रगुप्त मौर्य की सेना। कुल मिलाकर 3 गुनी सेना थी। और सेना जो है क्यों इतनी बड़ी सेना थी, क्योंकि इसको एक वेतनभोगी सेना वेतन मिलने लगा था और धीरे धीरे ये अपने साम्राज्य का विस्तार करते जा रहे थे। मगध काफी ज्यादा पावरफुल हो गया था और भारी संख्या में हाथी सेना के कारण ही मगध काफी शक्तिशाली माना जाता था। आप देखेंगे कि सेल्यूकस निकेटर को 500 हाथी गिफ्ट करते हैं चंद्रगुप्त, 500 एलिफेंट। पढ़ेंगे हम लोग चंद्रगुप्त मौर्य में। तो भारी संख्या में हाथी सेना के कारण मगध क्या माना जाता था, काफी शक्तिशाली। 9,000 जो है ना आपका हाथी। अच्छा, कर से कौन कौन मुक्त थे समाज में, सब दिन से रहा, क्षत्रिय वर्ग और ब्राह्मण वर्ग। टैक्स का बोझ सब दिन से, उत्तर वैदिक काल से ही आप देख रहे हैं कि वैश्य का सब दिन से रहा है। लेकिन यहाँ एक चीज ध्यान देने वाली बात है कि वैश्य या गृहपति, ये जो नया टर्म आया गृहपति, आप देखेंगे 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व और 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में लोहे के आविष्कार के कारण गंगा की जो मध्य घाटी है, गंगा की जो मध्य घाटी है, इस क्षेत्र में यानी पूर्वी यूपी और बिहार, ध्यान दीजिएगा पूर्वी यूपी और, यहाँ पे जो है लोहे के अत्यधिक उपयोग ने कृषि का उत्पादन काफी ज्यादा बढ़ा दिया था और किसान वर्ग ज्यादा जो है पावरफुल हो गया था। और जो धनी किसान थे उसी को कहा जाता था गृहपति। धनी किसान कहा जाता था गृहपति। और पाली में गृहपति को कहा जाता था गहपति। तो आपको कहीं कहीं मिलेगा गृहपति, कहीं गहपति, घबराना, दोनों एक ही है, खाली है भाषा का अंतर है। तो धनी किसान जो है ना गहपति या गृहपति, ये टैक्स का बड़का सोर्स हो गया, बेस से भी ज्यादा। यानी किसान जो है सबसे ज्यादा टैक्स देने लगा था 6ठी शताब्दी से। तो टैक्स का बोझ वैसे से तो शुरू से ही रहा था, वैदिक काल से ही। लेकिन एक नया वर्ग धनी किसान आ जाता है जिसको गृहपति या गहपति कर। और टैक्स वसूलने वाले कौन अधिकारी थे, बलि साधक। टैक्स उपज का कितना लिया जाता था, 1/6। मौर्य काल में भी आप देखेंगे 1/6, बुद्ध काल में भी, और बाद में 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में भी, और मौर्य काल में भी आप देखेंगे उपज का 1/6 लिया जाता। बलि साधक अधिकारी हो गया और इसकी मदद कौन कर रहे थे, तो ब्राह्मणी या ग्रामिक या ग्राम भोजक। तो ये आपने देखा गांव का जो प्रधान होता था उसको क्या कहा जाता, तो उसकी मदद से ये अधिकारी टैक्स वसूल काल में। ये 6ठी आ रहा है। किसानों द्वारा अनिवार्य रूप से दे था ये टैक्स, देना ही पड़ेगा। आप देखेंगे कि तुलना यदि पूछेगा पूर्व वैदिक या उत्तर वैदिक में और 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में बुद्ध काल में,
तो टैक्स में अंतर आ जाता। पहले था स्वैच्छिक था, तो कबीला वर्ग था वो सब टैक्स स्वैच्छिक देते थे। लेकिन आप धीरे धीरे जब जनपद से महाजनपद आया, स्थिति जब मजबूत हुई, सेना रखने लगे, तो उसको पैसा तो चाहिए था, टैक्स तो चाहिए था। फिर सिक्का का जो है यूज होने लगा था, पंचमार्क आपने देखा। दूर दूर तक व्यापारी जो है व्यापार करने लगे थे। किसान जो है मजबूत होने लगा था, आपने देखा गृहपति जो कि टैक्स का एक बड़ा हिस्सा किसको, राजा को दे रहे हैं। इस तरह से किसानों का जो ये टैक्स था ये अनिवार्य हो गया था, तब कंपलसरी था। तुलनात्मक यदि अध्ययन करें वहां पे, आप यहाँ पे इन चीजों को ध्यान में रखेंगे। वैदिक काल में ये क्या था, स्वैच्छिक था। और वैदिक काल में इस टैक्स को क्या कहा जाता था, बलि कहा जाता था। बलि वो बलिदान वाला बलि नहीं, ये बलि टैक्स था। कब, ये बलि टैक्स था वैदिक काल में। वैदिक काल में टैक्स को बलि कहा जाता था, ध्यान दीजिएगा। और ये था एकदम स्वैच्छिक था, कोई जोर जबरदस्ती नहीं। लेकिन बुद्ध काल में ये क्या हो गया, भारी हो गया। और ये टैक्स जो दिया जाता था, नगद भी दिया जाता था और जिन्स के रूप में, जिन्स मतलब वस्तु के रूप में, दोनों दिया जाता था। और हमारे इधर जो हमारे क्या पूर्वोत्तर भारत में, बिहार और यूपी में, पूर्वी यूपी में ये धान देता था, धान। धान जो है काफी ज्यादा होने लगा था। क्यों, क्योंकि ये जो क्षेत्र है धान के लिए काफी ज्यादा भौगोलिक रूप से काफी ज्यादा वो क्या है, के लिए उपयुक्त है। तो शिल्पियों और व्यापारियों से भी टैक्स लिया जाता था, ये तो देखे ही, से भी दिया जाता है, यानी सबसे बड़ा सोर्स था किसान ही, धनिक। और शिल्पी और व्यापारी भी देते थे। चुंगी वसूलने वाले अधिकारी को शुल्काध्यक्ष का था, बस याद रख लेना। चुंगी वसूल करने वाले अधिकारी कौन था, शुल्काध्यक्ष को ही सॉल्व की। लास्ट में एक दो क्वेश्चन पूछेंगे, आप लोग अभी ध्यान दीजिए। नेक्स्ट, सभा समिति एवं गणतांत्रिक व्यवस्था। अभी तक हम लोग राजतंत्र और उसके प्रशासन को देखे थे, तो यहाँ से जो है ये गणतांत्रिक व्यवस्था भी पैरेलली चल रहा था यहाँ। बुद्ध काल में गणतंत्र भी आपको मिलेंगे, आधुनिक गणतंत्र जैसा नहीं, लेकिन राजतंत्र जैसा भी एक व्यक्ति के हाथ में नहीं, बल्कि बल्कि जो है सभा समिति तो उत्तर वैदिक काल में ही लुप्त हो गई थी। पुरानी जनसभाएं विदथ का स्थान किसने लिया था, परिषद नामक एक छोटी समिति ने ले लिया था। इसमें केवल ब्राह्मण लोग रहते थे। और सभा समिति में भी धीरे धीरे ब्राह्मणों का वर्चस्व बढ़ गया था। सभा समिति जो है ना एक तरह से जो है लुप्त सी हो। तो सभाएं अब भी जिंदा थी, कहाँ कहाँ, जहाँ पे गणतंत्र थी, गणतांत्रिक राज्यों में, जैसे साक्य हो गया। एकाधिकार राज्यों में नहीं, मतलब जहाँ राजतंत्र था वहां नहीं, अभी भी सभाएं जिंदा थी। अब देखते हैं कि गणतंत्र कहाँ कहाँ थी। तो गणतांत्रिक प्रयोग जो है सिंधु घाटी क्षेत्र में या पूर्वी यूपी और बिहार के अंतर्गत हिमालय की तराई में, हिमाचली तराई नहीं, हिमालयी तराई में, हिमालय की तराई में देखेंगे मैप में हम लोग। भागना का नहीं, देखना है ध्यान से। ये कौन कौन सा गणतंत्र था, यहाँ से बार बार पूछा जाता है कि काल में या छठी शताब्दी ईसा पूर्व में निम्न में से गणतंत्र था। आप जो है शाक याद रखेंगे, वज्जी रखेंगे, कोलिए रखेंगे, रखेंगे, सीबी रखेंगे, सीबी से बोल देते हैं शाक की, वज्जी, कोलिए, लिच्छवी। इस प्रकार बुद्ध युग में कुछ ऐसे राज्य थे जिनका शासन आनुवंशिक राजा करते थे। कौन करते थे, बल्कि सभाओं के प्रति उत्तरदायी लोग। हमारे देश में गणतंत्र की परंपरा प्राचीन काल से ही है, जनता का शासन। तो ये याद रखना है, वज्जी, शाक्य, कोलिय, लिच्छवी और सीवी कहाँ थे। क्षेत्र आपको देख लेना है, क्षेत्र अभी मैप में बता, अभी पता। ये है, ये जो कलर है आप देख रहे हैं, ये जो कलर है सीवी हो गया। मल्ल, मल्ल से याद आई कि भगवान बुद्ध का अंत्येष्टि ने किया था, मल्लों ने किया था, याद रखना। फिर ये देख लीजिए आप, कोलिय है, ये बहुत बड़ा गणराज्य था जिसको कहते हैं क्या, वज्जी संघ।
संघ क्यों बोलता है, इसमें बहुत सारे थे, लिच्छवी विधेय बहुत सारा था। की राजधानी वैशाली थी, ये याद रखना, बस ये उत्तरी बिहार में है वज्जी। और जिसकी राजधानी कहाँ है, वैशाली, याद रखिएगा, वज्जी संघ वैशाली। फिर शाक्य, भगवान बुद्ध यहीं से थे, कपिल वस्तु में जन्म हुआ था, लुम्बिनी। और ये शाक्य मुनि भी कहलाते हैं। ये शाक्य भी क्या थे, गणराज थे। समझ गए, तो वज्जी, शाक्य, बोलिए, मल्ल और शिवी, इतना यदि आप मैप में याद रखते हैं तो यहाँ जाएगा, तो अब बना है ना। बाकी राजतंत्र या महाजनपद जो थे वो देख लीजिए आप, मगध हो गया, कौशल, वत्स, अवंती, आप लोग पहले पढ़ चुके हैं। गांधार, उजमध्र, अद्र, सबकी राजधानी यहाँ पे दिया हुआ है, आप लोग पढ़ चुके हैं। और गणतंत्र हम लोग अभी देख रहे थे, तो वज्जी, वज्जी संघ में विविधे आदि आता है, इसकी राजधानी ये याद रखना फेमस है। मल्ल का राजधानी कुशीनगर या पावा, नहीं, बहुत फेमस है। मल्लों ने अंतरिक्ष किया था, कुशीनारा में इसका देहांत हुआ था। महापरिनिर्वाण कहते हैं, भगवान बुद्ध जब मरे थे, इस घटना को कहते हैं महापरिनिर्वाण। जब बौद्ध, भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, तो क्या कहते हैं, ज्ञान प्राप्ति की घटना को, ज्ञान प्राप्ति की घटना को क्या कहते हैं, और घर से जो निकले थे उसको, घर से जो निकले थे इसको कहते हैं महाभिनिष्क्रमण, महाभिनिष्क्रमण। और ज्ञान प्राप्ति हुई थी इसको कहते हैं धम्म, पाली धम्म चक्र, चक्र मतलब चक्रवात, धम्म चक्र परिवर्तन, पवर्तन, पवर्तन मतलब परिवर्तन, ये पाली का लैंग्वेज है, पाली का पवर्तन, पवर्तन। भगवान बुद्ध की 3 घटना याद रख लेना, घर से जो निकले थे उस घटना को महाभिनिष्क्रमण, यानी घर से निकलना। और जब इसको ज्ञान की प्राप्ति होती है बोधि वृक्ष के नीचे, तब इसको कहते हैं धम्मचक्र प्रवर्तन। धम्मचक्र प्रवर्तन ही पहला जो उपदेश दिया था, धम्मचक्र प्रवर्तन, ज्ञान जो है दिया था उपदेश के रूप, तो कहते हैं धम्मचक्र प्रवर्तन, धर्मचक्र का प्रवर्तित किया था ना उपदेश। तो जब मरे थे तब होगा महापरि, जब इनका मृत्यु हुआ, क्या कहेंगे, इसको निर्वाण कहा जाता है। बौद्ध परंपरा में भगवान बुद्ध की मृत्यु को निर्वाण कहा जाता है। ये हो गया महापरिनिर्वाण, इसलिए है महा, है। तो ये शाक्य हो गया, कपिल वस्तु हो गया, कोलिय हो गया। ये 2 3 तो बहुत इंपॉर्टेंट, वज्जी, मल्ल और शाक्य, सबको याद है। चलिए अब देख रहे हैं हम लोग कि गणराज्य में और राजतंत्र में क्या डिफरेंस था। इसमें तो दोनों चलन में था, बुद्ध काल में राजतंत्र भी चल रहा था, पैरेलली गणराज्य भी चल रहा था, हम लोगों ने देखा। तो जो राजतंत्र का आधार था, राजा ही जो है प्रमुख, इसका प्रमुख आधार क्या था कि भाई बस जन्म लिया, राजा घर में वंशानुगत हो गया। इसमें था सामूहिक भागीदारी था, ठीक है। चलिए, तो हम लोग देख रहे थे राजतंत्र और गणराज्य में अंतर। तो इसका प्रमुख हो गया राजा, और गणराज्य में गोत्र प्रधान कहलाता था राजन, वही वैदिक काल वाली, जो वैदिक काल वाली वही आधार वंशानुगत, इसमें तो सामूहिक भागीदारी थी। निर्णय कौन लेते थे, राजा और इसके अधिकारी लेते थे। और गणराज्य में तो संस्थाएं थी, विचार विमर्श करके लिया जाता था। सेना राजा के नियंत्रण में, गणराज्य में सेनापति वो राजन होते थे, जो मजबूत आदमी हो गया सेनापति, और इसका सेना राजा के नियंत्रण में होता था। प्रभाव इस पर जो है राजतंत्र पर ब्राह्मण वर्ग का था ही, ना इसको राजस्व ग्राम दिया जा रहा है, बहुत सारे यज्ञ करवा रहे हैं, इसका कोई स्थान नहीं था ब्राह्मण का में गणराज्यों में। और एक व्यक्ति जो है मैं महत्व रखता था, और ये अल्पतांत्रिक सभाएं सभाएं थी, लेकिन अल्पतांत्रिक, एक व्यक्ति नहीं था, कुछ लोग थे इसमें। इस तरह से आज का जनतंत्र नहीं था, गणतंत्र नहीं था, सभी लोग भागीदारी लेते हैं, इलेक्शन करते हैं, सभी उसमें अपना मत देते हैं, वोट देते हैं। तो ऐसा गणराज्य तो नहीं था, लेकिन जरूर अल्पतांत्रिक सभाएं थी और सामूहिक भागीदारी से निर्णय लिए जाते थे, विचार विमर्श। तो एक साथ दोनों राजतंत्र और गणराज्य को याद नहीं रखना, बस एक। आगे बढ़ते हैं हम लोग।
अच्छा, ये राज का जन्म कैसे हुआ, ये दिग्ग निकाय देखिए कैसे चला। जब लोग धनवान हुए तो घर बनाकर अपनी स्त्री के साथ रहने लगे। देखिए कहानी कि कैसे राज और राजा बनता है। करेक्ट, धीरे धीरे जब पूर्व वैदिक काल में तो पशु था प्रधान, खेती बाड़ी तो थी नहीं, गौन था एग्रीकल्चर। उत्तर वैदिक काल में आपने देखा एग्रीकल्चर प्रधान हो गया, धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा सरप्लस होने लगा। और जब मध्य गंगा घाटी में और आगे बढ़े और पांचवी छठी शताब्दी ईसा पूर्व में आए, तब कृषि बहुत ज्यादा उत्पादन, कृषि जो है बहुत ज्यादा होने लगा था। व्यापार भी काफी ज्यादा, बनिकों का एक स्पेशलाइजेशन हुआ था। बनिया एक स्पेशल जो है, सोचिए एक वैश्य की गली ही थी वाराणसी में। तो इस तरह से स्पेशलाइजेशन हुआ तो बनिक वर्ग, व्यापारिक वर्ग और किसान वर्ग सर्व समृद्ध। पांचवी शताब्दी और छठी शताब्दी ईसा पूर्व में जब बुद्ध के काल में, तो ऐसे में एक किताब है दिग्ग निकाय। दिग्ग निकाय एक बौद्ध ग्रंथ है। इसमें कहते हैं कि जब लोग धनवान होते हैं तो अपनी स्त्री के साथ रहने लगे। ध्यान देना, अपनी स्त्री के साथ। तब धान और स्त्री को लेकर के आपस में झगड़े होते हैं, सब दिन से होता आया है। और ये कंसेप्ट जो है दिग्ग निकाय में देता है कि धन को लेकर के, धन और स्त्री को लेकर के आपस में झगड़े हुए। झगड़ा हुआ था, अब शांति व्यवस्था चाहिए था। और जो मजबूत हुआ कभी भी किसी की स्त्री को उठा के लेके चला गया, धन उठा के लेके चला गया। बोला नहीं, ये को बहुत ज्यादा मजबूत आदमी चाहिए जिसको उस लोगों ने राजा चुना, और फिर उसी राजा से धीरे धीरे राज्य बना। क्या कंसेप्ट दिया है दिग्ग निकाय में बौद्ध ग्रंथ। तो आप लोग समझ गए दिग्ग निकाय का ये। आगे बढ़ते हैं। भारतीय विधि और न्याय व्यवस्था का उद्भव कैसे होता है। अब देखिए धर्मसूत्र ग्रंथ है। धर्मसूत्र सूत्र काल में क्या हुआ, धर्मसूत्र में अपने अनुसार जो है वो ग्रंथ लिखा जाता है बाद के दिनों में। तो धर्मसूत्र में आप देखिए इस तरह की जो है कबायली कानून से वर्ण व्यवस्था की ओर जाता है, और इस तरह से भारतीय विधि और न्याय व्यवस्था के उद्भव की कहानी आते हैं। कह रहा है कि आरंभिक काल में समतावादी कबायली कानून प्रचलित थे। ने पढ़ा भी, पूर्व वैदिक काल में समतावादी कबायली कानून था, मतलब बहुत ज्यादा अंतर नहीं था। उत्तर वैदिक में ये सब धीरे धीरे आने लगा, और लास्ट समय में देखें बहुत ज्यादा होने लगा। और उसके बाद तो और ज्यादा ये चलन हो गया, यानी जब ये वर्ण व्यवस्था काफी ज्यादा कठोर होता है, तो ब्राह्मण के लिए अलग कानून, तो वैश्य के लिए, शूद्र के लिए अलग अलग कानून, इस तरह से बनने लगा। इस तरह से जो है कालांतर में समाज जो है चार वर्णों में विभाजित होता है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और। समाज कितने वर्णों में, चार में विभाजित होता है। और हालांकि इस चीज की चर्चा का जो है ये आपको ऋग्वेदिक काल में ही, वैदिक काल में ही, यानी पूर्व वैदिक काल में ही 10वां मंडल में ये चर्चा है। लेकिन स्पष्ट रूप से जो विभाजन होता है वो होता है आपका बाद के दिन। तो धर्म सूत्र और कानून का निर्धारण कर रहा है। धर्म सूत्र के माध्यम से प्रत्येक वर्ण का कर्तव्य, धर्म सूत्र के माध्यम से प्रत्येक वर्ण का कर्तव्य तय कर दिया जाए, और वर्ण भेद के आधार पर ही एक कानून बन जाता है। सिविल लॉ और जो क्रिमिनल लॉ बनता है, व्यवहार विधि, दंड विधि जो बनता है, किसके आधार पे, वर्ण भेद के आधार पे। जो जैसा वर्ण है, ये जो चारों वर्ण है, उस वर्ण के आधार पर ही उसको पनिशमेंट मिलेगा। ये किसके अनुसार, धर्म सूत्र और कानून का निर्धारण होता है। धर्म सूत्र ग्रंथ के अनुसार ये बात की गई। फिर कहता है नैतिकता और दंड विधान कैसे तय किया जाता है समाज के द्वारा। देखिएगा कि वर्ण की उच्चता के साथ, मतलब जो सबसे उच्च वर्ण कौन है, ब्राह्मण, क्षत्रिय। तो वर्ण की उच्चता के साथ उच्च नैतिक आचरण की अपेक्षा की गई कि कोई गलत चीज नहीं करेगा। यहां तक तो सही है। फिर बोला जाता है कि दंड विधान बहुधा, बहुधा मतलब प्रायः, बहुधा मतलब प्रायः, ये जो दंड का जो विधान था, ये प्रायः प्रतिशोध की भावना से, प्रतिशोध मतलब बदले की भावना पर आधारित था। जैसे आंख कोई निकाल लिया या आंख फूट गया धोखा से, तो आंख ही निकालेगा, दांत नहीं। धोखा से आप मारपीट किए, दांत किसी का तोड़ दिए, तो आपका भी दांत तोड़ दिया जाए। ये व्यवस्था थी, ये दंड का प्रावधान था। और दंड यही नहीं था, छोटा मोटा नहीं था। जो राजा के प्रतिनिधि होते थे कठोर दंड देते थे, जैसे कोड़ा मारना, तड़तड़ा,
जीभ खींच लेना, पकड़ के जीभ खींच लेता था। जो कितना जो है एक दंड की प्रक्रिया इतना खतरनाक था, बहुत ज़्यादा जो है जी निकल गया उस समय खाने के लिए, जीभ खींच लेता था। और सबसे हद तो ये है कि सिर तक काट लिया। ये कठोर दंड की व्यवस्था। और सोचिए भारतीय विधि और न्याय व्यवस्था का जो उद्भव होता है किस आधार पे होता है, वर्ण भेद के आधार पे होता है। ऐसा वर्ण वैसा पनिशमेंट है, बदले की भावना को लेकर की थी, कठोर दंड की प्रक्रिया थी। ये 2-3 पॉइंट तो आप रखेंगे, हैं? के बाद देखिए शूद्रों की सामाजिक स्थिति बहुत खराब थी, अधिकारों से वंचना थी। शूद्रों को समाज में सबसे निचले पायदान पे रखा गया था। कहा गया कि पैर से हुआ है इसका जन्म, इसको उपनयन संस्कार का अधिकार नहीं था। उपनयन संस्कार मतलब होता है जनेऊ नहीं पहन सकते थे। करते क्या थे? तो ये तीनों की सेवा करते थे, जो ऊपर तीनों वर्ण था, ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्य। और वो तीनों को द्विज कहा जाता था, ब्राह्मण को, क्षत्रिय को और वैश्य को। ब्राह्मण को, क्षत्रिय और वैश्य को द्विज कहा जाता था और तीनों की सेवा करना इसको बताया गया था। इसी सब वजह से धीरे धीरे लोग जो है बौद्ध धर्म में रूपांतरित होने लगे थे। बौद्ध धर्म का आधार बढ़ने लगा था और लोग काफी संख्या में उधर जाने लगे थे इन्हीं सब वजहों से। यदि ये उच्च वर्णों के प्रति अपराध करते तो उन्हें अत्यधिक कठोर दंड दिया जाता था। मतलब जो है यदि वैश्य लोग या फिर जो है जो शूद्र है, ये किसी क्षत्रिय के साथ या वैश्य के साथ किसी भी प्रकार का बताबती किया या जो है नापाधापी किया या फिर किसी प्रकार का गलत किया तो उसको कठोर दंड दिया जाता था। जबकि उनके प्रति किए गए अपराधों में हल्का दंड था। मतलब यदि वैश्य के साथ या शूद्र के साथ कभी दंड किया गया हो, मतलब वो अपराध किया गया हो, तो उसको दंड नहीं। ये थी उस समय की शूद्रों की सामाजिक और स्थिति और ये कानूनी व्यवस्था। नेक्स्ट था कि सामाजिक पाबंदियां। धर्म सूत्रों ने शूद्रों की उत्पत्ति बोला गया चरणों से हुई, ब्रह्मा के चरण से हुआ, पैर से। और उच्च वर्ण जो है नहीं तो ब्रह्मा के मुख से हुआ है। तो बोलता था कि ये सब जो है, बोलता था कि परहेज करते थे। कौन? ब्राह्मण लोग परहेज करते थे और उनके संपर्क और उनका छुआ भोजन तक नहीं खाते थे, वैवाहिक संबंध तक निषेध। निर्धारित कार्य शूद्रों को द्विज की सेवा करना था और दास, शिल्पी और कृषि मजदूर के रूप में सीमित रखा गया। बौद्ध एवं जैन धर्म का प्रभाव क्या होता है कि इसने जो है सबको दिया कि चलो हमारे यहाँ आ जाओ। इसके बावजूद भी समाज में उनकी स्थिति में बहुत बड़ा सुधार नहीं होता है। फिर भी एक ऑप्शन तो मिल ही जाता है कि वो जा सकते हैं वहां। अब कबायली समूहों का समायोजन एवं नीति। वैदिकोत्तर कबायलियों का समावेश। विजय अभियान के फलस्वरूप जो कबायली समूह ब्राह्मण समाज में शामिल होते हैं उनको रीति रिवाज को पूरी तरह अनदेखा नहीं किया गया। उद्भव, मिथ सब रहने दीजिए, बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट। युग और सामाजिक आर्थिक पुनर्गठन। पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार के कछारी क्षेत्र में लोहे के औजार ने कृषि में काफी ज्यादा तरक्की किया, अन्न काफी ज्यादा उत्पादन होने लगा। तो अन्न पर आधारित एक अर्थतंत्र यानी अर्थव्यवस्था होती है। सरप्लस प्रोडक्शन के आधार पे ये व्यवस्था होती है। राज्य की स्थापना, नियमित टैक्सेशन होता है, लगातार टैक्स देने लगे थे गृहपति द्वारा, व्यापारी के द्वारा, शिल्पी के द्वारा। और बलि जो था नजराना, जिसको टैक्स वसूली से विशाल राज्यों का गठन संभव हुआ। शायद आपने देखा इतना विशाल हो गया। टैक्स के कारण, नियमित कर के कारण, बलि के कारण जो है आपका विशाल राज्यों का गठन होता है। अब देखिए वर्ण जो है कौन कौन थे और इसके आर्थिक कर्तव्य क्या क्या थे। ब्राह्मण के पुरोहित, धार्मिक अनुष्ठान, शिक्षण कार्य। क्षत्रिय क्या करते थे? शासक थे, योद्धा थे और ये राज्य की सुरक्षा करते थे। वहीं वैश्य लोग कौन थे? किसान, व्यापारी और ये मुख्य करदाता थे। टैक्स पेइंग क्लास यही था वैश्य वर्ग। और शूद्र में कुछ शिल्पी भी थे और अधिकतर आपका श्रमिक और दास मिलेगा। कुछ शिल्पी भी आएगा, शिल्प आपको यहाँ पे भी आएगा, शिल्प वैश्य वर्ग। और इसका तीनों वर्णों की सेवा करना इसका काम था। इस तरह तय की काल के आज शासन, भौतिक जीवन, तमाम चीजों को हम लोगों ने देखा और ये निष्कर्ष में हम लोग पहुंचते हैं कि युग में लोहे की तकनीकी और कृषि अधिशेष, कल्चरल सरप्लस ने
विशाल राज्य और अर्थव्यवस्था की नींव रखी और यह व्यवस्था सुचारू रूप से चलाने के लिए वर्ण व्यवस्था को सुदृढ़ किया गया था ताकि जो विशाल राज्य और अर्थव्यवस्था संचालित हो। इस वजह से ही वर्ण व्यवस्था को मजबूत बनाया गया, सबके काम निर्धारित कर दिए गए थे। में समाज में काफी ज्यादा और जरूर हुआ था, ऊंच नीच हुआ था, सामाजिक असमानता उत्पन्न हुई थी और इस वजह से भी बौद्ध धर्म और जैन धर्म में लोगों का जो एंट्री था, प्रवेश था, उसकी तरफ जो झुकाव था बढ़ा और बौद्ध धर्म और जैन धर्म का जो है विशाल जनाधार तैयार होता है धीरे। हालांकि बाद के दिनों में कुछ कमियों के कारण आप देखेंगे कि जो है ना इधर फिर से इसका एंट्री आता है। तो द्वितीय, पहला इस पे एक सवाल हम दिए हैं, द्वितीय नगरीकरण। द्वितीय नगरीकरण पे एक सवाल है कि द्वितीय नगरीकरण के बारे में सत्य कथन चुनना है। पहला ए है, यह मध्य गंगा घाटी में शुरू। बी, मगध सबसे शक्तिशाली था। सी, पांच मार्क सिक्का का काफी चलन था। और डी, निष्क का शतमान भी काफी चलन में था। ऑप्शन ए प्लस बी, ऑप्शन बी प्लस सी, ऑप्शन सी ए प्लस बी प्लस सी और ऑप्शन डी सभी। तो इस सवाल का जवाब कमेंट सेक्शन में आप लोग जरूर देंगे। वीडियो कैसी लगी जरूर बताएंगे और अगला जो वीडियो हम लोगों के लिए आप लोगों के लिए ला रहे हैं वो आपका मॉरिशस होगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा, तो आप लोग जरूर जो है अटेंड करेंगे। इसी के साथ आज की क्लास को यही एंड करता हूँ।